मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग एफोरिज्म 61, 62, 63, 64 डिस्कस किए थे। स्पेशली 61 के फुटनोट डिस्कस किए थे। 61 के फुटनोट में किस चीज़ के जिक्र है? तो 61 के फुटनोट में जिक्र है ब्रुसाउज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, 61 के फुटनोट में जिक्र है ब्रुसाउज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का। सो ये क्लियर होना चाहिए 61 के फुटनोट में 61 के फुटनोट में ब्रुसाउज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का जिक्र है। 61 का फुटनोट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते रहे हैं कई बार और उठाने के पूरे चांसेस हैं। ब्रुसाउज के बारे में हनीमैन ने क्या बोला था? ही वाज ब्लड थर्स्टी पर्शियन फिजिशियन। क्या करते थे वो? एंटीपैथिक ट्रीटमेंट करते थे। उसमें क्या मेडिसिन देते थे? उसमें मेडिसिन देते थे गम एरोबिक सोल्यूशन, एकमात्र मेडिसिन वही दिया करते थे। उसके अलावा क्या करते थे? उसके अलावा वो करते थे ब्लड लेटिंग किया करते थे, हंगर डाइट दिया करते थे, और इसके चलते पेशेंट ग्रेजुअली वीक होते जाता है और वीक होके पेशेंट सकम हो जाता है और उसको वो लोग ट्रीटमेंट का नाम देते थे। इसके बारे में हैनीमैन ने लिखा कि ये नेपोलियन ने अपने बैटल फील्ड्स में, अपने युद्ध के मैदान में जितना खून नहीं बहाया उससे ज़्यादा खून ये सो कॉल्ड डॉक्टर लोगों ने बहाया है। ठीक है, और निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट विदाउट एनी डाउट डेथ ही है। सो ये हुआ 61 का फुटनोट। नेक्स्ट 62 के एफोरिज्म हम लोग जिक्र किए थे, जहाँ पे एंटीपैथी के मतलब बैड इफेक्ट्स एंड होम्योपैथी के गुड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था कि ये सारे चीज़ें इसके रिजल्ट से स्पष्ट है। नेक्स्ट एफोरिज्म 63 डिस्कस किए थे, जो फिर एक बार आप लोगों से बोलूँगा कि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन दिया गया है। इस प्राइमरी एक्शन को एफोरिज्म 112 में 112 में प्रॉपर एक्शन बोला गया है, और फर्स्ट एडिशन के टाइम में इसको चीफ इफेक्ट्स बोला गया था। ओरेली के ट्रांसलेशन में अगर जाते हैं तो इसको इनिशियल एक्शन कहा जाता है। तो ये सारे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग, और व्हाट डू यू मीन बाय चीफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, और व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर एक्शन ऑफ द ड्रग, और व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल एक्शन ऑफ द ड्रग। तो ये सारा प्राइमरी एक्शन का एग्जांपल है। प्राइमरी एक्शन क्या है? प्राइमरी एक्शन इज एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन वाइटल फोर्स। इसमें वाइटल फोर्स रिसेप्टिव के रूप में काम करता है, पैसिव वे में काम करता है, मतलब ये एक्सेप्ट करता है। कैसे? प्राइमरी एक्शन का एग्जांपल, जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, दिस इज प्राइमरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन क्या होगा इसका? कल के तारीख में अगर आप क्लास ले रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी एक्शन। सो प्राइमरी एक्शन में आप पैसिव हैं, आप जस्ट रिसीव किए जा रहे हैं, यू आर ऑन रिसीविंग इट। एंड सेकेंडरी एक्शन में नाउ यू आर एक्टिव। सिमिलरली वाइटल फोर्स प्राइमरी एक्शन के दौरान मेडिसिन के इंप्रेशंस को रिसीव करता है और सेकेंडरी एक्शन में अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। ऑब्वियसली एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को पता है कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, स्पेशली 64 में जो जिक्र किया गया है हेल्दी ह्यूमन बॉडीज पे सेकेंडरी एक्शन के दो टाइप हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सेकेंडरी काउंटर एक्शन। ये सेकेंडरी काउंटर एक्शन कहाँ देखने को मिलता है? जहां पे एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेना अवेलेबल होता है, तो वहां पे आपको सेकेंडरी काउंटर एक्शन देखने के लिए मिलता है। और 64 के बी का जो बी पोर्शन है वहां पे क्यूरेटिव एक्शन दिया हुआ है, तो जहां पे एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेना अवेलेबल नहीं है,
एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेना जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वाइटल फोर्स ग्रेजुअली अपने आप को उस डिजीज, आर्टिफिशियल डिजीज के इफेक्ट से फ्री कर लेगा और हेल्थ के स्टेज में चला आएगा। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। सो काउंटर एक्शन माने एग्जैक्ट अपोजिट। आगे डायरिया हुआ था, अब कॉन्स्टिपेशन होगा। आगे स्लीपीनेस था, बहुत नींद आ रहा था, अब स्लीपलेसनेस होगा। लाइक दिस। आगे बहुत प्यास लग रहा था, अब प्यास लगेगा ही नहीं। थर्स्टलेसनेस विथ थर्स्ट। सो ये हुआ सेकेंडरी काउंटर एक्शन। एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेना अवेलेबल है, बट जहां पे एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेना अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या होगा? वहां पे वाइटल फोर्स अपने आप को ग्रेजुअली ऐसे एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करके जो प्रिंसिपल सिम्टम है, जो प्राइमरी एक्शन का सिम्टम है, उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वो नॉर्मल स्टेज में चला आएगा। तो सेकेंडरी काउंटर एक्शन एंड सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, ये एफोरिज्म 64 में जिक्र हुआ है। ये किस चीज को रेफरेंस को लेके किया गया है? ऑब्वियसली मैं कल आप लोगों को बोला था कि 64 में बोल रहा है ऑन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली ड्रग प्रूविंग के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। सो ये हुआ 64 का में दो तरह के सेकेंडरी एक्शंस, ए एंड बी, काउंटर एंड क्यूरेटिव। अब एफोरिज्म 65 में सेकेंडरी काउंटर एक्शन का एग्जांपल्स दिया हुआ है। सेकेंडरी काउंटर एक्शन का एग्जांपल्स दिया हुआ है, डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है बोला जा रहा है कि यदि हम एक हाथ को गर्म पानी में डुबोते हैं, इफ वी जस्ट बाथ वन आर्म इन हॉट वाटर, तो क्या होगा? हाथ थोड़ा देर तक गर्म रहेगा। उसके बाद कुछ मिनट के बाद अगर हम उसको ये करेंगे तो पता चलेगा कि ये हाथ जिसको हम गर्म पानी में डुबोए थे वो ठंडा हो गया। तो ये क्या है? सेकेंडरी काउंटर एक्शन है। दोनों एक टेम्परेचर पे है, दोनों हाथ राइट एंड लेफ्ट। हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में या वार्म वाटर में डाला। वार्म वाटर में डालने के बाद क्या होगा? निकालेंगे तो हाथ कुछ देर गर्म रहेगा। उसके बाद 10 मिनट के बाद अगर हम उसको वॉच करेंगे 10-15 मिनट के बाद, तो पता चलेगा जो मेरा हाथ गर्म पानी में डाला हुआ था वो हाथ रिलेटिवली ठंडा है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर हैंड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी काउंटर एक्शन। सिमिलरली अगर हाथ को हमने बहुत ठंडे पानी में या बर्फ में कुछ देर तक रख दिया, तो कुछ देर के बाद अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये हाथ जो है मेरे को नॉर्मल वाले हाथ से ज्यादा गर्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा देर तक रखेंगे तो ऑब्वियसली साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आएगा यहाँ पे, और इन्फ्लामेशन होगा तो ऑलरेडी हीट हो जाएगा। उससे भी ज्यादा देर तक अगर रख दिया, ये डेड हो गया, तब तो ये रिएक्ट करेगा नहीं। तो ये प्राइमरी ये एक्शन के अगेंस्ट में सेकेंडरी एक्शन या सेकेंडरी काउंटर एक्शन या सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, ये जो भी है ये सिर्फ लिविंग बॉडी में ही मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल मैंने बोला क्या था कि प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन देखने के लिए एक मेडिसिन चाहिए और दूसरा एक लिविंग बॉडी चाहिए। वो मेडिसिन अगर सल्फर 30 या ब्रायोनियम 30 एक फाइल में रखा हुआ है, तो फाइल में रखे रहने से, बोतल में रखे रहने से उसका प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन नहीं होगा। वो प्राइमरी एक्शन तब होगा जब एक लिविंग बॉडी पे वो एक्ट करेगा, एक लिविंग बॉडी पे एक्ट करेगा। सो हमारा बॉडी जब तक लिविंग है तब तक ही ये प्राइमरी एक्शन या सेकेंडरी एक्शन दिखाएगा। हमने हाथ को बर्फ में रखा, जब तक हाथ रिकवर करने लायक स्टेज में है तब तक ये दिखाएगा, गर्म होगा, इन्फ्लामेशन का साइन आएगा। बट अगर ये लिमिट के ऊपर चला गया, लिमिट के पार चला गया, देन ये नहीं रिएक्ट करेगा। सो दिस इज, ये होना ही होना है। सेकेंडरी काउंटर एक्शन एंटीपैथी में ऐसा मेडिसिन जब देंगे तो ये होना ही होना है, ये नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे कॉफी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर किसी को कॉफी पिलाते हैं तो कॉफी पिलाने से उसका एक दिन फ्रेश रहता है, नींद नहीं आता है, और उसके बाद काफी नींद आती है। सिमिलरली वाइन का एग्जाम्पल दिए हैं कि वाइन अगर किसी को दिया जाता है, वाइन अगर कोई लेता है तो डे 1 जिस दिन लेता है उस दिन बहुत ही गर्मी महसूस होता है शरीर में, जैसा कि हम लोग आसपास में देखते भी हैं कि वाइन लेने के बाद लोगों को कितना गर्मी आ जाता है, और फॉलोड बाई नेक्स्ट डे उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, उसको ठंडा लगता है। सो
दिस इज द सेकेंडरी काउंटर एक्शन। पहले दिन गर्मी का एहसास होना बदन में और दूसरे दिन एकदम ठंडे का एहसास होना, दिस इज सेकेंडरी काउंटर एक्शन। सिमिलरली जिसको नींद नहीं लग रहा है ऐसे लोगों को ओपियम दिया जाता है, तो ओपियम देने के बाद बहुत ही नींद जैसा स्थिति होता है, बट वंस द एक्शन ऑफ ओपियम एग्जॉस्टेड, अब उसको नींद ही नहीं आएगा, एकदम बेचैन हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेगा लोग, और लार्जर डोज। और वो जो कहानी जो कि हम लोग 60 के आसपास जिक्र किए थे कि कैसे एंटीपैथिक एग्रावेशन को वो लोग एंटीडोट करते हैं, ये चीज होगा। सो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कॉफी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे। और कॉन्स्टिपेशन के केस में अगर हम मतलब कोई ये मेडिसिन यूज करते हैं जो जिससे कि डायरिया प्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद और सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअल लाइफ में हमको देखने को मिली हैं, और इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को हैनीमैन ने शेयर किया है, कोट किया है कि सेकेंडरी काउंटर एक्शन के एग्जाम्पल्स के तौर पे। ये हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 65 का पूरा मैटर। नेक्स्ट इज 66 का है। 66 में क्या है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन का एग्जांपल दिया गया है। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन माने जो हम लोग एफोरिज्म 64 का पार्ट बी, जहां पे एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेना अवेलेबल नहीं है, वहां पे वाइटल फोर्स कैसे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली करके अपने आप को रीस्टोर कर लेता है, द प्राइमरी इफेक्ट्स। लेकिन ये हम लोगों को एफोरिज्म 66 के में लिखा हुआ है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। सो अगर आपके पास क्वेश्चन पूछता है 64 में क्या है, तो दो चीज है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन एंड सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। ठीक है, अब इनका एग्जांपल कहाँ है, तो इसका एग्जांपल सेकेंडरी काउंटर एक्शन का एग्जांपल कहाँ दिया हुआ है, 65 में, और क्यूरेटिव क्या कहाँ दिया है, 66 में। ये हमारा एग्जांपल है। सो देखिए ऐसे याद रहेगा। मैं आपसे बोला था कि आपको इसका इसमें एक कांस्टेंट एक फीलिंग है, क्या बोले, एक थ्रेड है, उस थ्रेड को पकड़ना पड़ेगा, उस थ्रेड को समझना पड़ेगा। कैसे एफोरिज्म 60 में एंटीपैथी का बात शुरू हो रहा है, ठीक है, कैसे 60 में नहीं 52 से शुरू हो रहा है एंटीपैथी होम्योपैथी, वहां से हम लोग चले आ रहे हैं 52 से करते करते 60 में आके हम लोग कैसे एंटीपैथी में हम लोग एग्रावेशन को ये करेंगे। 61 में कैसे हम लोग ब्रुसाउज मेथड का बात कर रहे हैं, 62 में फिर एंटीपैथी होम्योपैथी का कंपैरिजन कर रहे हैं, 63 में प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन का बात हो रहा है, 64 में सेकेंडरी एक्शन के डिफरेंट टाइप का जिक्र हो रहा है, और उसी 64 के पार्ट 1 का एग्जांपल 65 में दिया है, पार्ट 2 का एग्जांपल 66 में दिया है। सो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एफोरिज्म इज 64, 65, 66 हो गया। तो नेक्स्ट एफोरिज्म है हम लोगों का एफोरिज्म 67। एफोरिज्म 67 जो है आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को फाइनल ईयर में आप लोगों को एफएमटी में कई बार जिक्र किया गया होगा। एफएमटी पढ़ाते समय जो सर होंगे आपको जिक्र किए होंगे टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाते समय 67 फुटनोट का। सो एफोरिज्म 67 इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें होम्योपैथी का क्या इंडिकेशन है, एंटीपैथी का क्या इंडिकेशन है, हैनीमैन ने हर चीज को जुडिशियसली माने न्याय संगत तरीके से इसका जिक्र किया है, ठीक है। तो एफोरिज्म 67 में अगर आप देखिएगा तो एग्जाम्पल में बेसिकली एफोरिज्म 67 में दो चीज है। इसमें फर्स्ट चीज बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी का जिक्र किया गया है और डिफेक्ट्स ऑफ एंटीपैथी का जिक्र किया गया है। बट हम लोग एफोरिज्म को लेके बहुत ज्यादा बोदर नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को एफोरिज्म से बहुत ज्यादा बोदर नहीं करना है।
हम लोगों के लिए एफोरिज्म का मैटर पता है। हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 67 फुट नोट। एफोरिज्म 67 में क्या हम लोग जिक्र कर रहे हैं? एफोरिज्म 67 में बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी एंड डिफेक्ट्स ऑफ एंटीपैथी। ये हो गया हम लोगों का एफोरिज्म 67। एफोरिज्म 67 के फुटनोट में क्या है? ध्यान देने वाला बात है, एफोरिज्म 67 से ज्यादा एफोरिज्म 67 का फुटनोट में ये एमसीक्यूज में पूछा जाता रहा है, पूछा जाते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैनीमैन डिस्कस किए हैं इंडिकेशंस फॉर क्या? इंडिकेशंस फॉर व्हाट? इंडिकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एंटीपैथी। एंटीपैथी हम लोग शुरू से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के बारे में बात करते आए हैं कि होम्योपैथी का कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटीपैथी एकदम यूजलेस है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना गलत है कि एंटीपैथी यूजलेस है। एंटीपैथी का भी यूज है, और इस एंटीपैथी को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ऑब्वियसली इसको जुडिशियसली यूज करना है। इसको कहाँ यूज करना है, इस चीज का डिस्कशन एफोरिज्म 67 के फुटनोट में हुआ है। तो भैया दोस्तों, इस चीज को एकदम से बोल्ड एंड कैपिटल में अपने माथा में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि 67 फुटनोट में क्या है। तो 67 फुटनोट में इंडिकेशंस ऑफ एंटीपैथिक ट्रीटमेंट है। कब एंटीपैथी करना है, इसके बारे में 67 फुटनोट बात किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई इमरजेंसी केस है जहाँ पे ड्रोनिंग का केस है, ठीक है, जहाँ पे ड्रोनिंग का केस है, इलेक्ट्रोकशन का केस है, जहाँ पे मेडिसिन को एक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, जहाँ पे हाइपोथर्मिया का केस है, तो वहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीपैथिक मेथड से वाइटलिटी को रिवाइव करना होगा। वो क्योंकि वाइटलिटी हम लोग क्या बोले थे, वाइटल फोर्स रहेगा तब एक्शन होगा ना। प्राइमरी एक्शन के रिसीव करेगा वाइटल फोर्स, उसके बाद सेकेंडरी एक्शन में क्यूरेटिव या काउंटर जो भी हो वो वाइटल फोर्स करेगा। बट वाइटल फोर्स अगर सकम कर गया, वाइटल फोर्स अगर डाउन हो गया है, रिएक्ट करने के सिचुएशन में नहीं है, तो कैसे होगा? तो वहां पे एंटीपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को आपको यूज करना पड़ेगा। वहां पे आपको स्टिमुलेंट देना पड़ेगा, एंटीडोट देना पड़ेगा। अगर कोई हाइपोथर्मिया में जा रहा है तो उसको बॉडी को ग्रेजुअली हीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको स्टिमुलेंट्स देना पड़ेगा। अगर एसिड है तो उसको अल्कली से एंटीडोट करना पड़ेगा, अल्कली है तो एसिड से एंटीडोट करना पड़ेगा। ऐसे जो भी जरूरत है ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आपको एक टाइम चाहिए, आपको वाइटल फोर्स रिसेप्टिव होना चाहिए। बट यहाँ पे वाइटल फोर्स ऑलरेडी सकम कर गया है, आप बच्चा जो है सस्पेंडेड एनिमेशन में लगभग डिड है, तो वहां पे क्या करना होगा, वहां पे उसको ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा, ठीक है। हाइपोथर्मिया में है बच्चा, उसको तो आप मेडिसिन दे के रिवाइव नहीं कर सकते, एकोनाइट या कार्बोविज दे के रिवाइव नहीं कर सकते। तो उस बच्चे को रैप करना पड़ेगा, उसको ग्रेजुअल हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वो उसका जो वाइटलिटी रिवाइव हो जाता है, देन एंड ओनली देन हिज वाइटल फोर्स कैन रिएक्ट टू होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर इस जगह पे आप एंटीपैथी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप जुडिशियस फिजिशियन नहीं है। हम लोग बात किए हैं जुडिशियस फिजिशियन का, जुडिशियस प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट का। सो आपको पता होना चाहिए वेयर टू अप्लाई होम्योपैथी, वेयर टू अप्लाई एंटीपैथी।
ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। बट यही 67 के अगर 6th एडिशन में आइएगा तो 67 के 6th एडिशन में जब हैनीमैन ने ये लिबर्टी दिया कि हाँ एंटीपैथी का ये मतलब ये जगह है जहां आप एंटीपैथी को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लोग देखे कि बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं। तो उस चीज का हैनीमैन ने 67 के 6th एडिशन के फुटनोट में उसका आलोचना किया है, ठीक है, उसको कंडेम किया है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 67, ठीक है। नेक्स्ट एफोरिज्म 68। एफोरिज्म 68 में हम लोग जिक्र किए हैं कि हाउ सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन हैपेंस, कैसे होम्योपैथिक क्योर होता है, कैसे सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन में से क्योर होता है। तो इस एफोरिज्म को बेसिकली हम लोग एक रीडिंग देंगे। ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि कैसे मतलब होम्योपैथिक क्योर होता है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन कैसे ये होता है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर 68 में देखिएगा तो सेकेंडरी क्या पूछना है, तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन है, और यहाँ पे हिंट्स ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन है। एफोरिज्म 68 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हिंट्स ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन है। यहाँ पे होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में सब तो नहीं लिखे हैं, बट यहाँ पे उसका हिंट दिया गया है, ठीक है। तो ये हुआ एफोरिज्म 68। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं एफोरिज्म 69, तो एफोरिज्म 69 में एग्रावेशन इन एंटीपैथी कैसा होता है उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। एफोरिज्म 69, एफोरिज्म 64 हो गया, 65, 66, 67 एंड 68, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट हो गया है। आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए। वंस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 61 फुटनोट, ब्रुसाउज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ब्रुसाउज को हैनीमैन ने क्या कहा था, ब्लड थर्स्टी पर्सियन फिजिशियन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एफोरिज्म है। वो गम एरोबिक सोल्यूशन यूज करता था। ब्रुसाउज गम एरोबिक सोल्यूशन यूज करते थे मेडिसिन के तौर पे, हंगर डाइट, ब्लड लेटिंग वगैरह करते थे, और उसमें लास्ट में पेशेंट सकम कर जाता था। 61 के फुटनोट में ही हैनीमैन ने क्या बोला था कि ऐसे ब्रुसाउ के फॉलोअर्स ने इतना ब्लड लेटिंग किया, इतना खून गिराया है, जितना नेपोलियन की पूरे सेना ने अपने पूरे जंग के दौरान, पूरे युद्ध के दौरान, पूरे बैटल फील्ड्स में नहीं गिराया था। तो ये मतलब हैनीमैन बोल रहे हैं कितना ब्लड लेटिंग हुआ है। नेक्स्ट 62 में एंटीपैथी का हार्म और होम्योपैथी का बेनिफिट क्या है, ये रिजल्ट्स के द्वारा साबित हो रहा है, ये चीज बोले हैं। 63 प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन पता है। प्राइमरी एक्शन को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक्शन बोलते हैं, इनिशियल एक्शन बोलते हैं, चीफ इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। 64 इज सेकेंडरी एक्शन, ऑब्वियसली दो टाइप का है, काउंटर एक्शन एंड क्यूरेटिव एक्शन। सेकेंडरी 64 में जिक्र किया गया है ड्रग प्रूविंग का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बॉडी, ये ध्यान होना चाहिए। 65 के फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंडरी काउंटर एक्शन का, और 66 में एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन का। नेक्स्ट 67 में बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी एंड डिफेक्ट्स ऑफ एंटीपैथी जिक्र किया गया है। बट 67 से में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 67 का फुटनोट। 67 के फुटनोट में इंडिकेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एंटीपैथी, एंटीपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ एम्प्लॉय करना है, इस चीज के बारे में हैनीमैन ने जुडिशियसली डिस्कस किया है। ये चीज डिस्कस किया है 67 के फुटनोट में। ये एकदम बोल्ड एंड कैपिटल में अपने माइंड फिक्स करके रखिए, ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज एक्सप्लेन करता है, ये साबित करता है कि हैनीमैन जुडिशियस थे। हैनीमैन को ऑब्जेक्शन नहीं था किसी चीज को लेके, उनको होम्योपैथी को लेके जिद नहीं था कि हर जगह होम्योपैथी ही करेंगे। ऑब्वियसली अगर जिद होता तो यहाँ पे भी बोलते, बट 60 एंटीपैथी के यूज का एक जगह है, और उसके बारे में हैनीमैन ने दिखाया है एफोरिज्म 67 के फुटनोट में। सो ये क्लियर हो गया। एफोरिज्म 68 में सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन कैसे होता है इसके बारे में जिक्र किया गया है। आई थिंक आज आप लोगों को जो मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया है। आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 69 70 पढ़ेंगे। 70 इज ऑब्वियसली 69 में को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 69 में ऐसा कुछ नहीं है,
69 में एग्रावेशन इन एंटीपैथी में एग्रावेशन कैसे होता है, तो और एक टर्म आया है उसमें डायनेमिक न्यूट्रलाइजेशन, तो उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। 69 को जस्ट हम लोग टच करके 70 तो पूरा मतलब अपना 1 to 69 का समरी है। तो कल हम लोग होपफुली एफोरिज्म 70 से के बाद 71 से शुरू करेंगे, और लेकिन 69 को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।